नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश कुमार पाराशर और एक बार फिर अपन मिलते हैं भारतीय कर प्रणाली की क्लास में। तो पिछली क्लास में अपन ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा, अधिकार क्षेत्र के आधार पर केंद्रीय कर पढ़े, राज्य कर पढ़े, स्थानीय कर पढ़ा। ठीक है, अपन ने उसमें इनकम टैक्स पढ़ा था, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा था, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और बहुत सारे टैक्स पड़े थे और बहुत से उनमें से अब जीएसटी आने के बाद हट चुके हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है वेट और जीएसटी, वेट एंड जीएसटी। अब दोस्तों जीएसटी आने के बाद वेट भी हट चुका है, जीएसटी आने के बाद वेट भी हट चुका है, लेकिन कुछ ऐसी गुड्स अभी भी हैं जिन पे सिर्फ क्या लगता है, जिन पे सिर्फ वेट ही लगता है और उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए कई बार वेट में से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए अपन को वेट के बारे में भी अच्छे से पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वेट, वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य संवर्धित कर, मूल्य संवर्धित कर। अब अपन सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि मूल्य संवर्धित कर है क्या चीज। मूल्य संवर्धित कर या फिर वेट, वैल्यू एडेड टैक्स है क्या चीज। जब भी कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उसकी जो वैल्यू है, उसके जो कॉस्ट है, उसकी जो वैल्यू है, उसमें जो उस पे जो टैक्स लगता है उसको बेचते टाइम, उसमें उसकी जो वैल्यू में ऐड हो जाता है वो क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य संवर्धित कर। मतलब ये किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी में ही जुड़ के ही पहले से ही आता है, इसको ऊपर से लगाया नहीं जाता। जैसे ये प्रोडक्ट मैंने मान लो 25 रुपए का खरीदा और इसकी एमआरपी 25 रुपए है, तो इसके 25 रुपए की एमआरपी में वेट पहले से ही जुड़ा हुआ है और अपन को इसको एक्स्ट्रा से लगाना नहीं पड़ेगा। तो वेट समझ में आ गया, वेट क्या है, मूल्य संवर्धित कर। अब अपन बात करते हैं डीप में कि वेट है क्या चीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कब लागू हुआ। ये 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 को ये भारत के 22 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में, जब भी ये याद रखना पूरे भारत में नहीं, 22 राज्य और 5 यूटीज, 22 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरीज में लागू हुआ। कब? 1 अप्रैल 2005। इसके बाद 2007 में ये कहां पे लागू हुआ? भारतीय राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी, जो कि क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। मतलब ये फिर वहां पे उसके बाद तमिलनाडु में और पुडुचेरी में भी लागू हो गया। कब? 2007 में। फिर 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2008
2008 से कहां पर? उत्तर प्रदेश। कहां पर? उत्तर प्रदेश में भी वेट लागू। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में वेट कब लागू हुआ। तो भारत में वेट कब लागू हुआ? तो भारत में वेट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को। इसके बाद 2007 में तमिलनाडु और पुदुचेरी ने इसको एक्सेप्ट करा। 1 जनवरी 2008 को इसको यूपी ने एक्सेप्ट करा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड और बहुत से मतलब और भी कई एरियाज, मतलब इन जो ये एरियाज यहां आ गए उनको छोड़ के जो एरियाज थे उनमें ये एप्लीकेबल था ही नहीं। जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहां पे क्या है, न तो सेल्स टैक्स लगता था, जो सीएसटी अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स भी नहीं लगता था और वेट भी नहीं लगता था। तो ये तो क्या था? ये तो अपना वेट का इंट्रोडक्शन हुआ छोटा सा कि वेट है क्या, वेट लागू भारत में कब हुआ। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वेट कब लगता था? वेट उत्पादन से उपभोग तक के प्रत्येक चरण में आरोपित किया जाता था। उत्पादन से उपभोग के मतलब जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेके जहां तक कंज्यूमर के पास कंज्यूम होने वो पहुंच रहा है, हर स्टेप में आपका वेट लगता था। और कई बार तो क्या होता था कि टैक्स इतना ज्यादा लग जाता था कि टैक्स पे आपको बार बार टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो बार बार का टैक्सेशन का सिस्टम था, तो इसी टैक्सेशन के सिस्टम को हटाने के लिए किसका उदय हुआ? जीएसटी का उदय हुआ। और जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन का विचार आया, जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की सोची। क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्ट कहीं पे बन रहा है तो वहां पे उसका क्या दो? एक्साइज ड्यूटी दो। एक्साइज ड्यूटी देने के बाद उसको जब आप बेचने जा रहे हो तो सेंट्रल सेल्स टैक्स दो, फिर आप वेट दो। अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या दो? आपकी एक्साइज ड्यूटी दो, कस्टम ड्यूटी दो। ऐसे आपको मतलब टैक्स पे टैक्स आपको बार बार पे करना पड़ता है। तो एक तरीके से ये भार किस पे पड़ा? भार तो एट लास्ट आपका किस पे ही पड़ने वाला था? आम जनता पे पड़ने वाला था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इन सभी को क्या कर दिया जाए? एकीकृत कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए और एक ही कर व्यवस्था लागू कर दी जाए। एक देश एक कर। मोदी जी का क्या नारा था इसको लागू करते टाइम? एक देश एक कर। मतलब एक ही देश होगा और उसमें टैक्स एक ही होगा। वैसे टैक्स तो अभी भी बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन हाँ ये है जो पहले जितना कॉम्प्लिकेटेड था उससे अब थोड़ा सिंपल हो गया है पहले की तुलना में। क्यों? क्योंकि अब अपन ने जो पहले जितने भी टैक्स पढ़े थे वो मोस्ट ऑफ द टैक्सेस हट चुके हैं और अब सिर्फ क्या रह गया है? एक सबसे बड़ा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर। क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। तो पहले किसी भी वस्तु पे अलग कर लगता था। कोई भी गुड्स है उस पे आपका सीएसटी, वेट इस टाइप से अलग लगते थे। सेवा कर अलग लगता था, आपका सर्विस टैक्स अलग लगता था। तो दोनों को मिला के अब क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया और क्या कह दिया? जीएसटी। क्या कह दिया?
जीएसटी कह दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी आने के बाद ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं जो कि हट गए? तो उन टैक्स में से कौन कौन से हट गए? आपका एक्साइज ड्यूटी हट गई, उत्पाद शुल्क जिसको कहते हैं, ठीक है। उत्पाद शुल्क के बाद आपका सीमा शुल्क हट गया। दो स्टेट्स या इंटर स्टेट जब ट्रेडिंग होती थी तो उसमें क्या लगता था? वो कोई बाहर से कंट्री से क्या आ रही है, कोई चीज आ रही है, तो उस पर क्या लगती थी? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगती थी, वो हट गई। हाँ, कस्टम ड्यूटी अभी भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे बची हुई है, पूरी तरीके से हर गुड्स पे नहीं हटी, लेकिन जिन पे जीएसटी लगता है, जिन पे जीएसटी लगता है उन पे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये सभी हट चुकी हैं। इसके बाद आपका सीएसटी हट गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसके बाद आपका एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया, आपका लग्जरी टैक्स हट गया, जो कि किस पे लगता था? लग्जरी आइटम्स पे। जैसे आपकी जो लग्जरी टैक्स किस पे लगता था? जैसे आपकी जो बड़ी कारें आती है, एसयूवीज आती है, या फिर 5 स्टार होटल्स में रुकने पे जो जब लगता था लग्जरी टैक्स। तो ये क्या होता है? लग्जरी टैक्स। तो लग्जरी टैक्स हट गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया, लॉटरी टैक्स हट गया, सट्टेबाजी पे जो टैक्स लगता था वो हट गया, और इन सब पे क्या लग गया? सिर्फ जीएसटी लग गया। तो जीएसटी के आने से ये सारे जो छोटे मोटे टैक्स हैं, ये सभी टैक्स, मोस्ट ऑफ द टैक्स हट गए, और बाकी के जो कुछ बचे हैं वो कुछ एक ही वस्तुओं पे लगते हैं। तो अब अपन बात करते हैं जीएसटी में आगे। सबसे पहले तो अपन समझते हैं जीएसटी का ढांचा क्या है। तो जीएसटी का ढांचा क्या है? तो जीएसटी मुख्य रूप से, जीएसटी अपने आप में अंदर 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले है सीजीएसटी, सीजीएसटी के बाद है एसजीएसटी, उसके बाद है आईजीएसटी, और उसके बाद है यूटीजीएसटी। क्या है? यूटीजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या हुआ? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये क्या हुआ? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी क्या हुआ? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी क्या हुआ? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों अब अपन सबसे पहले इसको समझते हैं डीप में कि ये सब चीजें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी क्या चीज है। तो जो सीजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, नाम से ही पता लग रहा है ये किसके द्वारा लगाया जाता है? सेंट्रल के द्वारा। एसजीएसटी ये किसके द्वारा लगाया जाता है? स्टेट के द्वारा। इंटीग्रेटेड जीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? ये सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा लगाया जाता है। और यूटीजीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत की यूनियन टेरिटरीज के द्वारा लगाया जाता है। तो अपन बात करते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी कब कब ये
कैसे कैसे किसी वस्तु पे लगते हैं। अगर मैं कहता हूं अब सीजीएसटी है, किसी भी गुड्स पर जो लगने वाला टैक्स है सीजीएसटी, ये हमेशा लगेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं ये क्या खरीद के लाता हूं, डस्टर खरीद के लेके आता हूं मार्केट से, तो ये मार्केट से अगर मैंने 20 रुपए का डस्टर खरीदा तो इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, मान लो मैंने ये डस्टर कहां खरीदा है, राजस्थान में खरीदा है, तो राजस्थान में ये मान लो डस्टर है 40 रुपए का, तो इस पे मान लो 10% तो लग गया सीजीएसटी और 10% लग गया एसजीएसटी। वैसे अभी आगे आपको बताएंगे कि जीएसटी में कौन कौन सी रेट होती है, लेकिन अभी जस्ट एज एन एग्जांपल समझो कि इस पे 10% तो क्या लग गया, सीजीएसटी लग गया, और 10% क्या लग गया, एसजीएसटी लग गया। मतलब इसका 10%, इसकी प्राइस का 10% पैसा है वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 10% पैसा किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यदि अगर मैं कहता हूं कि ये डस्टर मैं यूपी से खरीद के एमपी में ले गया, कहां से, यूपी से खरीद के कहां ले गया, एमपी में ले गया, या फिर इस डस्टर को मैं कहां से इंपोर्ट कर रहा हूं, इस डस्टर को मान लो मैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं, तो इस पे अब क्या लगेगा, इस पे सीजीएसटी तो लगेगा ही, साथ में क्या लगने लग जाएगा, आईजीएसटी भी लगेगा। और आईजीएसटी भी कौन लेता है, आईजीएसटी को भी कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और जिस राज्य में ये जाता है उसकी स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है। मतलब सीजीएसटी तो पूरा कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, लेकिन वित्त आयोग की समीक्षा के अनुसार इसमें से कुछ परसेंट इसको सीजीएसटी में से स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है। एसजीएसटी पूरा का पूरा कौन लेगा, एसजीएसटी पूरा का पूरा कौन लेगा, एसजीएसटी पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। आईजीएसटी कौन लेगा, आईजीएसटी केंद्र व राज्य, स्टेट और सेंटर दोनों में डिवाइड होगा 50-50। और जो यूटीजीएसटी है, यूटीजीएसटी कौन लेगा, जो यूनियन टेरिटरीज है। मान लो ये डस्टर में दिल्ली से खरीदता हूं, तो वहां पर जो इस पे जीएसटी लगेगा वो यूटीजीएसटी लगेगा, और वो वहां की यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो उसके पास रहेगा। तो आपको ये फंडा समझ में आ गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, कि ये कौन कौन लेता है, कौन कौन लगाता है। और ये कौन कौन लेता है, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों लेते हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन करता है, ये वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं हैं उनके हिसाब से ये डिसाइड करता है कि कुछ परसेंट इसको देना है। इसके बाद एसजीएसटी, एसजीएसटी पूरा का पूरा कौन लेता है, एसजीएसटी पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट रहती है। आईजीएसटी सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइड होता है। और यूटीजीएसटी कौन लेता है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट लेती है। अब आगे बात करते हैं कि सीजीएसटी लगाता कौन है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और उसी के द्वारा लिया जाता है। एसजीएसटी ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। आईजीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है, लेकिन इसको लेते ये दोनों है। और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और ये उसी को पे करना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जीएसटी की दरें कौन कौन सी है। तो जीएसटी में कौन कौन से स्लैब्स हैं, इन्हें स्लैब्स कहते हैं। तो पहला स्लैब है
जिसे एग्जेम्प्ट कहते हैं, एग्जेम्प्ट या 0%। दूसरी है 5%, 12%, ठीक है, 12% के बाद 18% और 28%। तो जीएसटी में ये 5 स्लैब है, जीएसटी में ये 5 स्लैब है। 0%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% है एग्जम्प्ट, जिसपे जीएसटी नहीं लगता। तो 0% किन पे लगता है? जो अत्यावश्यक वस्तुएं होती है। 0% किन पे लगता है? जो अत्यावश्यक वस्तुएं होती है, जैसे खुली मिलने वाली सब्जियां, अनाज, ये जो ओपनली जो मिलते हैं, नमक है, अगर ओपन है, पैकेज नहीं, ओपन है, तो उस पे 0% क्या लगता है? जीएसटी लगता है। इसके बाद जो छोटी मोटी वस्तुएं हैं खाने पीने की, या फिर छोटे मोटे प्लास्टिक के आइटम हैं, उन पे 5%। साधारणतः जो क्या होती है, जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स होते हैं, उन पे 12% लगता है। हैवी जो मशीन्स वगैरह होती है, उन पे 18%, और जो लग्जीरियस आइटम्स होते हैं उन पे 28%, जो कि बहुत महंगे आते हैं, उन पे 28% जीएसटी लगता है। जैसे फ्रिज हुआ, एसी हुआ, इन सब पे क्या लगते हैं? 28% चार्ज लगता है। तो जीएसटी के 5 स्लैब समझ में आ गए। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये चीज समझ में आ गई। अब बात आती है कि अपन ने ये तो समझ लिया, अब ये भी बात है कि जीएसटी लाया क्यों गया था, क्योंकि शुरू में बताया था कि भाई क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगने लग जाता है। तो ये क्या हो जाता है, टैक्स के ऊपर, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में, इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब कैस्केडेड होने लग जाता है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर लगने लग जाती है, तो वो लेयरिंग जब होने लग जाती है किसके, टैक्सेशन की, उस लेयरिंग से बचाने के लिए क्या लेके आया गया था, उस लेयरिंग सिस्टम से बचाने के लिए क्या लेके आए थे, जीएसटी लेके आए थे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जीएसटी क्यों लाया गया था, और जीएसटी है क्या, जीएसटी कितने प्रकार से लगता है, कौन कौन लेता है, जीएसटी में स्लैब्स कौन कौन से हैं। अब अपन बात करेंगे जीएसटी के इतिहास की। अब बात करते हैं जीएसटी के इतिहास की। तो जीएसटी को सबसे पहले सन 2000 में असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में क्या बनाई थी, एक समिति बनाई थी, असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में। उसने जीएसटी का सबसे पहले क्या बताया था, एक अपनी योजना बताई थी, जिसमें जीएसटी जैसा उन्होंने जीएसटी को इंपोज करने की बात कही थी। इसके बाद 2003 में, इसके बाद 2003 में, 2000 में तो केंद्र सरकार ने, 2000 में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता, असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में क्या बनाई, एक कमेटी बनाई, जिसको क्या काम दिया कि आप जीएसटी पे क्या करो, विचार विमर्श करो। और उन्होंने जीएसटी पे मतलब बहुत सोचा कि भाई ये भारतीय सिस्टम में सही है, नहीं है, क्या है। तो इस पे विचार विमर्श करने के लिए सन 2000 में क्या बनाई, केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई। इसके बाद 2003 में क्या बनी, केलकर समिति। क्या बनी,
केलकर समिति क्या बनी? केलकर समिति बनी। केलकर समिति ने वेट के तर्ज पर, वेट को मतलब वेट मिक्स करते हुए वेट के सिद्धांत से जीएसटी को लागू करने की बात कही। मतलब 2003 में, याद रखो इस टाइम पे वेट अभी आया नहीं है, वेट कब आया था? 2005 में। तो केलकर समिति ने क्या सुझाव दिया कि वेट के सिद्धांत पर आप किसको? जीएसटी को इंपोज कर दो। फिर इसके बाद 2006-07 के बजट में, जो उस टाइम के कौन थे? वित्त मंत्री थे। 2006-07 में किसकी गवर्नमेंट थी? यूपीए की गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे मनमोहन सिंह पीएम थे और उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? पी चिदम्बरम। तो पी चिदम्बरम ने 2010 से लागू करने का प्रस्ताव दिया। कब? 2006-07 के बजट में। 2006-07 में किसने? पी चिदम्बरम ने। पी चिदम्बरम ने क्या दिया कि भाई अपन 2010 से क्या कर दे? जीएसटी लागू कर दे। इसका प्रस्ताव किसने दिया? 2006-07 में पी चिदम्बरम ने दिया। लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इसके बाद भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किसने करी? 13वें वित्त आयोग ने। ये तो अभी तक बात किस में हुई थी? ये तो केंद्र सरकार की कोशिश थी। केंद्र सरकार लागू करवाना चाहिए। 2006-07 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, इन्होंने भी लागू करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। तो 13वें वित्त आयोग ने सबसे पहले इसकी घोषणा करी और वो सिफारिश करी लागू करने की। 2011 में जीएसटी विधेयक को 115वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। किसमें? 2011 में। 2011 में जीएसटी को 115वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो 115वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया, लेकिन वापस वो पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बहुमत नहीं था। और इसके बाद अंत में ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2017 से ये जीएसटी भारत में लागू हुआ। एक अप्रैल 2017 से जीएसटी भारत में लागू हुआ। तो इसकी शुरुआत तो कब से ही हुई थी? सन 2000 से। उसी टाइम पे जब यूपीए की एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली, तो उन्होंने असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में क्या बनाई? एक कमेटी बनाई कि आप इस कमेटी को हेड करो और इस कमेटी में क्या करो? डिस्कशन करो कि जो जीएसटी है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लिए क्या सही होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने विचार विमर्श करे, अपनी राय दी, लेकिन उस टाइम पे फिर क्या हुआ? फिर कुछ बात बनी नहीं। तो फिर उन्होंने 2003 में वापस क्या बनाई? केलकर समिति बनाई।
2003 में क्या बनाई, केलकर समिति बनाई, लेकिन फिर वापस उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। फिर 2006-7 में कौन आए, पी चिदम्बरम साहब। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इसको लागू करने के लिए विधेयक पेश करा, कहां पर, संसद में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। फिर 2011 में इन्होंने इसको एक विधेयक बना के पेश करा, कौन सा, 115वां संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन ये 2011 में भी बहुमत नहीं होने के कारण फेल हो गया। तो फिर बात करते हैं कि ये जब 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ, तो ये जब इसको पेश किया गया था संसद में, तो ये उस टाइम पे 121वां संविधान संशोधन विधेयक था। 121वां संविधान संशोधन विधेयक था। एक 121वां संविधान संशोधन विधेयक था और 101वां संविधान संशोधन था। क्या था, जब ये 2017 1 अप्रैल से लागू होने की बात कही, इससे पहले जब इसको संसद में पेश किया गया था 2016 में, जब ये 121वां क्या था, संविधान संशोधन विधेयक था और 101वां संविधान संशोधन था। अब यहां पे आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना भाई, संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन क्या होता है कि जब संविधान में संशोधन करवाने के उद्देश्य से कोई विधेयक लाया जाता है, जब संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य से कोई विधेयक लाया जाता है तो वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। और अगर ये विधेयक पास होके संविधान संशोधन बन गया, मान लो ये फेल भी हो जाता है, कई बार संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं और वो पास नहीं हो पाता, तो मतलब संविधान संशोधन नहीं हुआ। जैसे 2011 में लेके आए थे 115वां संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। तो संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के उद्देश्य से, एम से जब अपन कोई विधेयक, कोई बिल किसमें, संसद में पेश करते हैं, तो वो क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक। और अगर संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाता है और संविधान में संशोधन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, संविधान संशोधन। तो जीएसटी 101वां क्या था, संविधान संशोधन था और 121वां संविधान संशोधन विधेयक था। तो ये चीज आप लोगों में क्लियर है कि संविधान संशोधन क्या है और संविधान संशोधन विधेयक क्या है। अब अपन बात करते हैं आगे। हाँ, एक चीज और, पूरे वर्ल्ड में अभी 170 से ज्यादा ऐसी कंट्रियां हैं कितनी, मोर देन 170 कंट्रीज। मोर देन 170 कंट्रीज में अभी क्या है, जीएसटी लागू है। और सबसे पहली कौन सी कंट्री थी, जिसने जीएसटी लागू किया था, फ्रांस ने। सबसे पहले किसने लागू किया था, फ्रांस ने जीएसटी सबसे पहले लागू किया था। और सबसे बेस्ट जीएसटी किस कंट्री का माना जाता है,
सबसे पहले कहां पर? फ्रांस में। और सबसे सुव्यवस्थित सबसे अच्छा कह देते हैं, सबसे अच्छा जीएसटी, सबसे अच्छा जीएसटी, सबसे अच्छा जीएसटी किस कंट्री का माना जाता है? न्यूजीलैंड। सबसे अच्छा जीएसटी कहां का है? न्यूजीलैंड का है। और न्यूजीलैंड में कब? न्यूजीलैंड में जीएसटी 1986 में। न्यूजीलैंड में जीएसटी 1986 में सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन किया गया। और समाप्ता जीएसटी सबसे अच्छा मॉडल बताया जाता है न्यूजीलैंड के जीएसटी का। और न्यूजीलैंड में जब 1986 में जीएसटी लागू हुआ था तो 1986 में यहाँ पे जीएसटी की रेट क्या थी? 10%। लेकिन अभी वो प्रेजेंट में कितनी है? 15%। तो ये धीरे धीरे बढ़ के हुई है 15%। भारत में शुरुआत में ही कितने स्लैब रख दिए गए हैं? 5 स्लैब रख दिए गए हैं। 0%, 5%, 10%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन न्यूजीलैंड में सिर्फ एक रेट है, और वो भी कितनी थी? लागू हुआ था जब वो रेट थी 10%, और प्रेजेंट में वो रेट कितनी है? 15%। तो न्यूजीलैंड का जो मॉडल है वो सबसे पहले माना जाता है। और भारत में लागू जीएसटी कब हुआ था? ये डेट याद रखना, ये बहुत बार पूछी गई है। 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 से तो ये लागू हुआ था, लेकिन इसको अगस्त 2016 में कहां पे पेश किया गया था? भारत की संसद में 1 अप्रैल 2016 को पेश किया गया था। तो ये अपन ने आज पूरा जीएसटी के बारे में पढ़ा था। जीएसटी से पहले अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? जीएसटी से पहले अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? वेट के बारे में पढ़ा था। वेट अभी भी जिंदा है, वो उन्हीं वस्तुओं पे जिंदा है जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। तो अब अपन बात करते हैं कि जीएसटी किन वस्तुओं पे नहीं लगता है। तो देखो, जीएसटी जहां कहीं पे भी लगेगा, मैंने आपको बताया था भाई, जीएसटी जब भी लगेगा तो उसमें सीजीएसटी हमेशा लगेगा। जीएसटी जब भी लगेगा तो उसमें क्या? सीजीएसटी। सीजीएसटी हमेशा लगेगा। मतलब सीजीएसटी लग रहा है, मतलब कहां जा रहा है पैसा? सेंटर के पास। सेंटर के पास जा रहा है। तो इसमें जब जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था तो कई टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस ऐसे भी थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट की इनकम के क्या थे? मेन सोर्स थे। जो कि क्या थे? स्टेट गवर्नमेंट की इनकम के मेन सोर्स थे। उसके बावजूद जब जीएसटी क्या हुआ? लागू हुआ, तो जीएसटी से बहुत सारे स्टेट्स को क्या आई? प्रॉब्लम्स आई। अब उनको प्रॉब्लम क्या आई? अब उनको इनडायरेक्टली प्रॉब्लम आई कि उनकी जो इनकम के सोर्स है वो रैपिडली क्या हो गए? कम हो गए। क्यों? क्योंकि उनका इनकम का मेन सोर्स तो वही थे। तो इनकम का सोर्स वो थे तो वो रैपिडली खत्म होते दिखे उनको। तो आपने देखा होगा जब जीएसटी लागू होने वाला था तो कई राज्यों ने क्या करा? इसका विरोध भी करा। लेकिन उसी विरोध को देखते हुए कुछ जो वस्तुएं हैं जो जीएसटी में नहीं शामिल की गई, वो इसीलिए नहीं शामिल की गई क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम का एक मेन सोर्स है। तो अब अपन बात करते हैं कि जीएसटी में कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है। जीएसटी में शामिल नहीं है
शराब और पेट्रोलियम अब पेट्रोलियम में पेट्रोलियम उत्पाद भी आ जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम उत्पादों में स्प्रिट हुई और आपके डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, विमानन ईंधन हुआ, तो इन सब पे क्या नहीं लगता, पेट्रोलियम पदार्थ, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता, इन्हें जीएसटी के बाहर रखा गया है। और एक एलपीजी आपका जो सिलेंडर आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा वाइडली अपन यूज करते हैं, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सेपरेट लिख दिया। तो जो मेन प्रोडक्ट हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता है वो क्या है, शराब है, लिकर, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल डीजल, आपका जो एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है वो, और एलपीजी। इन सभी चीजों पर आपका जीएसटी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो शराब है, जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, जो आपके पेट्रोलियम पदार्थ है, ये किसी भी स्टेट के स्टेट रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में जब लॉकडाउन हो गया था, सब चीजें बंद हो गई थी, उसके बावजूद जब इतने केसेस बढ़ रहे थे, उसके बावजूद जब स्टेट गवर्नमेंट ने जब शराब की जो लिकर शॉप्स थी उनको ओपन किया, तो वहां पर बिल्कुल एकदम से बिल्कुल पूरी भीड़ लग गई। तो वो भीड़ लगने का कारण क्या था? अब वो भीड़ लगने का कारण था, वो तो उनका पर्सनल कारण था, लेकिन उस भीड़ लगने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को एक एक दिन में करोड़ों रुपए का क्या होने लगा, रेवेन्यू होने लगा। तो ये जो रेवेन्यू होता है पेट्रोल है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं बिना पेट्रोल के आपके डेली लाइफ की? नहीं। तो ये जो मामला है किसका? शराब का, पेट्रोलियम पदार्थों का और एलपीजी का। एलपीजी गैस सिलेंडर, आपको हर महीने का आपका जो गैस सिलेंडर होता है, ये आप क्या करते हैं, भरवाते हैं। पहले आपको अभी सब्सिडी भी मिलती थी, अब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सब्सिडी भी देना बंद कर दिया। अब पहले जो सिलेंडर 350 का आता था, आज वो अराउंड 850 का हो गया। तो इस पे ये जितना भी टैक्स वगैरह लगता है, इस पे लगता है वेट। तो इन सब चीजों पे अब इन पे क्या है, इन पे जीएसटी नहीं लगता। तो अब मेन चीज आती है कि इन पे क्या लगता है, तो इन पे कौन सा टैक्स लगता है? इन पे लगता है वेट। तो इन पे जो वेट लगता है, तो जो वेट लगता है वो कौन लेता है? वो वेट लेती है स्टेट गवर्नमेंट। ये जो टैक्स होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है और इनको स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है, और स्टेट गवर्नमेंट के ही ये इनकम के बड़े सोर्स हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि जीएसटी से कौन कौन सी चीजें बाहर है। जीएसटी से शराब बाहर है, पेट्रोलियम पदार्थ बाहर है और एलपीजी बाहर है। तो ये तो था अपना आज का जीएसटी कि भाई जीएसटी से क्या क्या चीजें बाहर है। अब मैं आपको पूरा का पूरा भारतीय कर प्रणाली इसको रिवाइज करवा देता हूं। इसमें कौन कौन से टैक्स अपन ने अभी तक पढ़े, कौन कौन से टैक्सों को अभी तक भारतीय कर प्रणाली में अपन ने देखा, जो हट चुके हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। सिर्फ अपन नाम से याद रखेंगे, और जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन टैक्सेस हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं वो इनकम टैक्स है, आपका जीएसटी है। सबसे ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेंगे तो वो है जीएसटी। तो आपका मोस्ट पॉइंट ऑफ जो है स्टडी का टॉपिक वो क्या होना चाहिए, वो जीएसटी होना चाहिए। और आपका कभी कभी वेट में से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जीएसटी में से होंगे। तो सबसे पहले आपका इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो अपन इनडायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की मैं आपको पूरी लिस्ट बताता हूं। पहले उन डायरेक्ट टैक्स की लिस्ट बता रहा हूं जिन डायरेक्ट टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट
जिन डायरेक्ट टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो वो कौन कौन से टैक्स हुए? तो वो टैक्स हुए सबसे पहले इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, पढ़ रखे हैं अपन ने इनकम टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। इसके बाद एक्सपेंडिचर टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्स होता है जो कि एक लिमिट के बाद क्या करने पे, खर्चा करने पर किसी कंपनी के द्वारा या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या किया जाता है, टैक्स दिया जाता है, एक्सपेंडिचर टैक्स। ठीक है। इसके बाद वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर। ठीक है। इसके बाद कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर। इसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किसको देना पड़ता है? ये टैक्स देना पड़ता है कंपनियों को। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियां देती है, ऐसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये भी कौन देता है? ये भी आपकी जो कंपनीज होती है ये देती है। ये कब देती है? जब ये अपना डिविडेंड को डिवाइड करती है। अब ये डिविडेंड क्या होता है, ये सारी चीजें अपन जब शेयर मार्केट करेंगे, कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा डिविडेंड आपका क्या होता है। तो डिविडेंड को जब कंपनियां अपने जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में, या फिर पार्टनर्स हैं उनके बीच में, ये जब डिवाइड करती है तो ये क्या देती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसके बाद है इंटरेस्ट टैक्स। आप एक लिमिट, आप किसी भी अकाउंट में अगर एक लिमिट के बाद अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो उस इंटरेस्ट पे जब आप टैक्स देते हैं तो इंटरेस्ट टैक्स, वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि आप सीधा किसको देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। इसके बाद आपका गिफ्ट टैक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था, गिफ्ट टैक्स। इसके बाद एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी क्या होती है? संपत्ति कर। संपत्ति कर ये कि आपकी जो संपत्तियों पे लगती है। इसके बाद है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ये भी एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि कौन देती है? जो कंपनीज होती हैं वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी पर, उनकी सैलरी से जो उनको सुविधाएं दी जाती है, अपने एम्प्लॉइज को जो दी जाने वाली सुविधाएं उन पर दिया जाने वाला जो टैक्स है वो टैक्स कहलाता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब अपन बात करते हैं कि वो डायरेक्ट टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है, तो वो कौन से हैं? भू राजस्व कर। आपने भू राजस्व कर सुना होगा। ठीक है। लैंड रेवेन्यू टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स होता है। इसके बाद कृषि आय पर कर। जो कृषि योग्य आय होती है उस पर जो टैक्स लगता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है और इसको कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इसके बाद आपका होटल प्राप्तियों पर कर। जो बड़े बड़े होटल्स हैं इन होटल्स से टैक्स लिया जाता है, ये कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इसके बाद बिजनेसेस पे, जो भी बिजनेस ओपन करते हैं छोटे मोटे, इन पे जो टैक्स लगता है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इसके बाद आपका टोल टैक्स, टोल टैक्स होता है, ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है। और एक होता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स में 3 टैक्स आते हैं, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एस्टेट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स भी, भाई गिफ्ट आपको किसी ने दिया तो वो भी क्या है आपकी, क्या है वो भी आपकी एक संपत्ति हो जाने वाली है बाद में। तो वेल्थ जो आपका संपत्ति का रहे, एस्टेट प्रॉपर्टी टैक्स, उसमें 3 टैक्स हुए, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एस्टेट टैक्स। तो ये जो पोर्शन हुआ, ये पोर्शन कौन सा हुआ? डायरेक्ट टैक्स का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इसके बाद दूसरी लिस्ट किसकी है? इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जो कि पहले अपन बात करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा लेती है? कस्टम ड्यूटी। अपन ने पढ़ लिया कस्टम ड्यूटी क्या है। कस्टम ड्यूटी है सीमा शुल्क, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इसके बाद है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो कि अब हट चुकी है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसको कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो कि जीएसटी के आने के बाद हट चुकी है। इसके बाद है सर्विस टैक्स, ये भी पूरी तरीके से हट चुका है जब से जीएसटी आया है। तो सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये पूरी तरीके से हट चुके हैं, लेकिन जो कस्टम ड्यूटी है ये अभी पूरी तरीके से नहीं हटी है। कई गुड्स ऐसे हैं जहां पे अभी भी क्या लगती है? एक्साइज कस्टम ड्यूटी लगती है। अब इसके बाद है
केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सॉरी, तो इसके बाद क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो भी जीएसटी आने के बाद बहुत हद तक हट चुका है। इसके बाद क्या है, ये तो कौन से टैक्स थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, किसके फॉर्म में, इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। अब देखो यहां पर अपन ने मर्ज कर दिए हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को, अधिकार क्षेत्र के आधार पर जो अपन ने डिवाइड करे थे उनमें मर्ज करके मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप क्लियर हो जाए आपके ये जो पूरे टैक्स सिस्टम है। तो ये तो अपन ने क्या देखे थे, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब अपन बात करेंगे कि ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है, तो उनमें कौन सा है, सेल्स टैक्स। जो सेल्स टैक्स होता है ये गवर्नमेंट लेती थी। स्टाम्प ड्यूटी होती है, आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं या स्टाम्प पेपर्स खरीदते हैं, तो स्टाम्प पेपर और रजिस्ट्रेशन जो ड्यूटी होती है, रजिस्ट्रेशन टैक्स जो होता है, आपने अपने मकान की रजिस्ट्री करवाई है व्हाटएवर, तो उसमें जो आप टैक्स दे रहे हैं वो किसके पास जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। इसके बाद राज्य का उत्पाद शुल्क, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, ऐसे ही स्टेट एक्साइज ड्यूटी अलग से लगती थी पहले, लेकिन अब ये भी हट गई है। इसके बाद डीजल पेट्रोल के बिक्री पर, डीजल पेट्रोल पे इन पे वेट लगता है, ठीक है। वाहनों पर आप कभी आप जैसे नई बाइक खरीदते हैं या नई कार खरीदते हैं, तो आप कहां जाएंगे, आप आरटीओ ऑफिस में जाएंगे और उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वहां पर आपको कुछ अमाउंट जमा करवाना पड़ता है, तो वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होता है तो उसे कहते हैं वाहनों के पंजीयन पर लगने वाला शुल्क। तो ये भी किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, तो इसको भी कौन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। परिवहन पर कर, ट्रांसपोर्टेशन पर, ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी होते हैं, जैसे कोई भी गुड्स एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जा रहा है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो टैक्स लग रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन टैक्स भी कौन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इसके बाद प्रवेश कर या फिर अपन टोल टैक्स भी कह सकते हैं इसको, परिवहन कर, तो टोल टैक्स भी कौन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो लेकिन देखो टोल टैक्स और प्रवेश कर में थोड़ा अंतर है। टोल टैक्स क्या होता है, वो डायरेक्ट दिया जाता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसे एंट्री टैक्स कहते हैं। एक होता है विज्ञापन कर, एडवर्टीजमेंट टैक्स। अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो कोई, तो एडवर्टीजमेंट करवाते टाइम आपको वहां पे टैक्स देना पड़ता है। अब पड़ता है, नहीं पड़ता था, क्योंकि जीएसटी आने के बाद तो ये सब जीएसटी में मर्ज हो गए, मोस्ट ऑफ द इनमें से जीएसटी में मर्ज हो गए। इसके बाद विद्युत पर कर व शुल्क, अब इलेक्ट्रिसिटी पे ये आज भी लगता है, आप इलेक्ट्रिसिटी पे आज भी जाओगे तो वहां पर ये लगते हैं, ठीक है। शिक्षा पे एजुकेशन सेस, उपकर, ये मैंने बताया था एजुकेशन सेस लगता है, ये कौन लेती है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो दोस्तों ये जो अपन ने टॉपिक पूरा पढ़ा, भारतीय कर प्रणाली, इसका मैंने आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। ये आपको एक एक टैक्स बता दिए हैं, जो पूरे हट गए थे वो भी बता दिए, लेकिन अब जो आपके इंपॉर्टेंट है वो केवल और केवल क्या है, जीएसटी। तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको जीएसटी में से देखने को मिलेंगे, और लेकिन आपकी समझ को विकसित करने के लिए आपको पूरा टैक्सेशन सिस्टम कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे टैक्स लगते थे, कैसे कैसे वो धीरे धीरे हटते गए, और अभी वर्तमान में जीएसटी लगता है। जीएसटी 4, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, इनको कौन कौन लगाता है, कौन कौन इनको लेता है, और जीएसटी में कौन कौन से टैक्स के स्लैब्स हैं, और कौन कौन सी जगह पे जीएसटी कैसे कैसे लगता है। तो ये सब चीजें आज अपन ने अपनी क्लास में डिटेल से करी। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नया टॉपिक लेके। थैंक यू।